देखो आइसोबारिक प्रोसेस भी दो तरीके से, आइसोबारिक एक्सपेंशन और आइसोबारिक कंप्रेशन। यानी कि आइसोबारिक एक्सपेंशन में तो इसमें पहली बात तो प्रेशर क्या रखना है, कांस्टेंट। प्रेशर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट, यानी कि पी कांस्टेंट। तो इसमें आइसोबारिक एक्सपेंशन में प्रेशर अगर कांस्टेंट रखना है तो हीट एक्सप्लाई करोगे बाय हीट। अगर हीट सप्लाई करोगे, पिस्टन अगर यहीं का यहीं रहा तो सारी की सारी अगर एनर्जी जितनी आपने सप्लाई की अगर सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में चली गई, तो यानी कि इंटरनल एनर्जी में चली गई तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी कि स्पीड बढ़ जाएगी, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यानी कि इस केस में जितनी आप हीट सप्लाई करोगे वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में तो जाएगी नहीं। दूसरा, आपने अगर मान लो सोच लो कि जितनी हीट सप्लाई की वो सारी की सारी वर्क डन बाय गैस में चली जाए तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो यानी कि स्पीड तो उतनी रहेगी, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यानी कि प्रेशर कम हो गया तो इसमें है ही क्या लो कि प्रेशर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। तो यानी कि जितनी हीट आप सप्लाई करोगे वो क्या जाएगी, दो पार्ट्स में जाएगी, वर्क डन बाय गैस में भी और इंटरनल एनर्जी को भी बढ़ाने में भी। और इनका जो रेशियो होगा वो ये नहीं है कि हाफ हाफ चलेगी, हाफ वर्क डन बाय गैस में और हाफ है इंटरनल एनर्जी। मेरे रेशियो में जाती है 2:F में। तो यानी कि अगर आइसोबारिक एक्सपेंशन हो रहा है तो हीट क्या करोगे आप, सप्लाई करते हैं, और होल हीट सप्लाई ऑलवेज गोज इन 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में जाएगी जितनी आप हीट सप्लाई करोगे, वर्क डन बाय गैस में भी और इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में भी। दूसरा, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि दे रहे हो तो इंटरनल एनर्जी में भी कुछ पार्ट जा रहा है तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा यानी कि इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाएगी, स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होगी, बढ़ेगी। दूसरा, इसमें टेम्परेचर हो गैस इंक्रीज और वर्क डन बाय गैस रेशियो डेल्टा यू का रेशियो क्या होता है, 2:F। ये कहाँ से आया, आगे पढ़ेंगे इसमें। दूसरा, आइसोबारिक कंप्रेशन में हीट क्या बाहर निकालोगे, तो इसमें हीट जो बाहर निकलती है वो भी दो जगह से आएगी। एक तो इस केस में जो गैस पे वर्क हुआ होगा वो होगी, और दूसरा इंटरनल एनर्जी की में से भी बाहर आएगी, यानी कि इंटरनल एनर्जी कम होगी, एक किस दो पार्ट से बाहर आएगी। एक तो एजेंट ने जो वर्क कराएगा वो तो बाहर आएगी आएगी, मान लो बाहर से एजेंट ने 10 जूल का वर्क कर दिया तो वो तो बाहर आएगी आएगी। दूसरा, जो इंटरनल एनर्जी थी, मान लो इंटरनल एनर्जी पहले 50 थी, ये भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यानी कि दो पार्ट, जैसे आप सप्लाई कर रहे हो तो वो दो पार्ट्स में जा रही थी, तो हीट एनर्जी बाहर निकालोगे तो वो भी दो पार्ट से आएगी बाहर। वर्क डन जो एजेंट ने वर्क करा वो भी बाहर आएगी और इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बदले में कम हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी में इसमें 50 है तो 10 बार आएगी ना? नहीं, वो तो कुछ रेशियो होगा, उस रेशियो से बाहर आती है, 2:F से ही बाहर आएगी। इंटरनल एनर्जी क्यों बाहर आएगी? डिपेंड करेगी, वो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी बाहर नहीं आएगी, इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, हीट बाहर आ जाएगी, नहीं टेम्परेचर कम हो जाएगा। वर्क डन हमेशा ज्यादा होगा इंटरनल एनर्जी से, मतलब 2:F है, मोनोएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक है, तो उस केस में जो 2:3 हो जाएगा, तो इंटरनल एनर्जी ज्यादा रेट से कम होगी। यहाँ पे भी जो जाएगी इंटरनल एनर्जी में ज्यादा जाएगी, वर्क डन बाय गैस में कम जाएगी। 2:F, F यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मोनोएटॉमिक गैस है। इसमें पहले जो आइसोथर्मल और आइसोकोरिक प्रोसेस में एटोमिसिटी देने की जरूरत ही नहीं थी, बट यहाँ पे जरूरत है कि इस केस में अब जरूरी होगी, बताना पड़ेगा कि मोनोएटॉमिक है, डायएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक है, कि कौन से है गैस, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, तभी तो पता लगेगा उस केस में। तो यानी कि ये तो 2:F, जो आप हीट सप्लाई करोगे वो वर्क डन बाय गैस में कम जाती है, इंटरनल एनर्जी में ज्यादा जाएगी। सेम यहाँ से जो हीट बाहर आएगी वर्क डन बाय जो गैस वाली तो होगी इंटरनल एनर्जी भी बाहर आएगी, यानी कि 2:F इतना, यानी कि जो एजेंट ने वर्क करा वो बाहर आ जाएगी, और F यानी कि 2, इतनी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी 3 में। तो क्वेश्चंस के थ्रू समझ आ जाएगी और डिटेल में। तो यानी कि इसमें हीट क्या करोगे, बाहर निकालेंगे, होल हीट टेकन आउट इज ऑलवेज कम्स फ्रॉम वर्क डन बाय सराउंडिंग एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। जितनी बाहर आएगी वो क्या होगी, इसमें से भी, यानी कि मान लो बाहर जो है वो 50 जूल बाहर आई, बाहर कितनी आई, 50 जूल। इसका मतलब 20 का तो गैस ने इस गैस पे वर्क हुआ होगा और 30 की इंटरनल एनर्जी कम होगी, तो 2:F से बाहर आती है। ठीक है, मोनोएटॉमिक है, तो यानी कि इस केस में मानो मोनोएटॉमिक गैस है, 50 जूल बाहर आई है, तो इसका मतलब 20 जूल का तो वर्क करा होगा, तो वर्क डन बाय जो ये 20 जूल का तो एजेंट ने वर्क करा और 30 इंटरनल एनर्जी कम होगी, तो अभी तो 2:3 बनेगा, यानी कि 2:3 से बाहर आती है। मान लो इसने कह दिया कि 80 जूल बाहर आई, क्या आई, 80 जूल बाहर आई, तो किस केस में कितनी गैस पे वर्क कितना हुआ होगा, 32, मतलब 80 बाहर आई है, 80 जूल, तो उस केस में यानी कि 2:3, तो 2/5 एक में इतनी बाहर, इतनी तो गैस ने क्या कर गैस पे वर्क हुआ होगा, और 80 इंटू में 3/5 इतना इंटरनल एनर्जी कम होगी। ठीक है, सिखाएंगे आगे अभी। तो यानी कि टेम्परेचर ऑफ गैस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस भी क्या होगी, डिक्रीज हो, वर्क डन बाय गैस रेशियो डेल्टा यू 2:F से बाहर आ जाएगी।
अब देखो इस केस में क्या क्या बातें आ रही है, प्रेशर क्या रहेगा कांस्टेंट। दूसरा अचीव बाय टेकिंग पिस्टन फ्री टू मूव, आपको इस प्रोसेस को करने के लिए पिस्टन को क्या करना पड़ेगा, फ्री टू मूव करना पड़ेगा। और ये किस लॉ को फॉलो करेगा, प्रेशर कांस्टेंट है तो चार्ल्स ने बताया था कि प्रेशर और मास क्या रख रहे कांस्टेंट, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, T के, तो V/T इक्वल टू क्या होगा कांस्टेंट, तो चार्ल्स लॉ को फॉलो करता है। वर्क डन बाय गैस किसके इक्वल हो जाएगा, P डेल्टा V के। और यानी कि फर्स्ट लॉ थर्मो लगाओगे तो Q जो है वो दो पार्ट्स में जाएगी, Q इक्वल टू क्या था, वर्क डन बाय गैस प्लस डेल्टा U, तो ये हो जाएगी P नॉट डेल्टा V प्लस में क्या हो जाएगा डेल्टा U। इसको P नॉट डेल्टा V को कहीं पे भी NR डेल्टा T लिख सकते हो आप। देखो हमने पढ़ा था PV इक्वल टू क्या था, NRT, PV इक्वल टू NRT। यहाँ पे प्रेशर तो क्या है कांस्टेंट है, वर्क डन भी तो एनआरटी के इक्वल होगा। हाँ तो वही कह रही हूँ, वर्क डन बाय गैस तो P डेल्टा V, वर्क डन बाय गैस ही, उसी को कहीं पे भी NR डेल्टा T लिख सकते हो आप, क्योंकि देखो PV इक्वल टू NRT था, प्रेशर क्या है कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज होगा तो टेम्परेचर भी चेंज होगा इसमें, तो वॉल्यूम तो P डेल्टा V लिख दो, तो इसको क्या लिखोगे NR डेल्टा T, ये क्या हो जाएगा NR डेल्टा T के, तो P डेल्टा V को कहीं पे भी रिप्लेस कर सकते हो NR डेल्टा T से। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ Q इक्वल टू क्या था, P नोड डेल्टा V प्लस में क्या होगा डेल्टा U हमने फॉर्मूला पढ़ा था F/2 NR डेल्टा T। और चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट तो रह ही नहीं रही, टेम्परेचर चेंज हो रहा है इसलिए चेंज इंटरनल एनर्जी F/2 NR डेल्टा T और NR डेल्टा T। अब इन दोनों का रेशियो ले लो, देखो NR 2 प्लस F/2 यह आ जाएगा NR डेल्टा T, रेशियो लोगे F/2 NR डेल्टा T, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 2:F। और मैंने ये बताया था 2 तो वर्क डन बाय गैस का, F किसका है डेल्टा U का। समझ में आइए किसका रेशियो लिया था हमने, वर्क डन बाय गैस रेशियो डेल्टा U, तो वर्क डन बाय गैस का फॉर्मूला यही था NR डेल्टा T, और इंटरनल एनर्जी क्या क्या है F/2 NR डेल्टा T, तो यहाँ से रेशियो आ जाएगा 2:F। तो यानी कि F यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी टाइप की मोनोटोमिक दे रखी है, एटोमिसिटी क्या है, मोनोटोमिक, डायटोमिक, पॉलीएटोमिक, तो उसी तरीके से रेशियो में डिवाइड होगी। तो इसमें 5 बातें, प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए, दूसरी कौन सी लॉ को फॉलो करती है, चार्ल्स लॉ को फॉलो करती है, V/T इक्वल टू क्या होगा कांस्टेंट। तीसरी इसमें किस तरीके से अचीव किया जा सकता है, पिस्टन को क्या रखना है, फ्री टू मूव। चौथी बात वर्क डन बाय गैस किसके इक्वल हो जाएगा, P नोट डेल्टा V, P नोट डेल्टा V है क्या, इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। दूसरा इक्वेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो क्या हो जाएगा, P नोट डेल्टा V प्लस डेल्टा U, तो P नोट डेल्टा V को क्या लिख सकते हो NR डेल्टा T प्लस में F/2 NR डेल्टा T, इन दोनों का रेशियो लोगे तो कितना आ जाएगा 2:F। अब एक क्वेश्चन करके दिखा दो, मोनोटोमिक गैस दे रखी है, आइसोबारिक प्रोसेस है, पहले ये कर दो 200 जूल सप्लाई की गई है, मोनोटोमिक गैस है, आइसोबारिक, वर्क डन बाय गैस और डेल्टा U बता दो क्या होगा। कितना आ जाएगा इसका, 200 जूल है, 2:3 में डिवाइड करनी है, मोनोटोमिक है, इस बुक बंद करेंगे। इसमें कितना मोनोटोमिक है तो 2:3 इतनी सप्लाई की गई है, तो वर्क डन बाय गैस रेशियो डेल्टा U क्या हो जाएगा, 2:F होता है, तो मोनोटोमिक है तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो कितने जाएगा 2:3 में। तो यानी कि इसके 200 जूल में से 2 पार्ट तो किस में जाएंगे, वर्क डन बाय गैस में, और 3 किस में जाएंगे, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। तो कितना होना चाहिए रेशियो, 40:120, यानी कि 40 तो किस में जाएगा, रुको 80 तो इसमें, और इसमें कितना जाएगा 120 जूल। अब देखो इसको कई बार ये स्टूडेंट तो कि रेशियो में डिवाइड नहीं हो पा सकता, क्या कह रहे हो, एनआरटी वाले मतलब रेशियो से तो रेशियो से ही करेंगे और किससे करेंगे, फॉर्मूला थोड़ा ना लगाएंगे, इसमें एन की वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए फिर आपको। इसमें सीधा जो टाइम बचाना है तो सीधा करो, जब 200 जूल सप्लाई की है और हमें पता है कि 2:3 में डिवाइड होगी, तो इसमें सीधा करो आप 2:3, तो 200 जूल सप्लाई किएगा तो 2 पार्ट इसमें जाएगा, 2 इसमें। कई बार स्टूडेंट पार्ट्स में सोच नहीं पाते कि 2 पार्ट कैसे करूँ, तो आप ऐसे कर लिया करो, इसको क्या लिख लो 2x, इसको क्या लिख लो 3x, इक्वल टू सम किसके इक्वल आ जाएगा 5x के, क्या आ जाएगा ये 2x, ये क्या आ जाएगी 3x, इक्वल टू क्या आ जाएगा 5x, यानी कि यहाँ पे बन गई वर्क डन बाय गैस प्लस डेल्टा U इक्वल टू क्या था Q। सेम यही इक्वेशन बन गई, वर्क डन बाय गैस किसके इक्वल है 2x के इक्वल,
डेल्टा यू किसके इक्वल है 3x और क्यू किसके इक्वल है 5x के। अब 5x की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 200 जूल। 5x की वैल्यू कितनी है 200 जूल, तो 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा 200, तो x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 200 डिवाइड बाय में 5 40, x की वैल्यू 40 आ गई। अब यहाँ पे भी पुट कर दो x की वैल्यू 40 और यहाँ पे भी पुट कर दो x की वैल्यू 40, तो ये कितनी आ जाएगी 2 इंटू 40 यानी कि 80 जूल तो किस में जाएगी वर्क डन बाय गैस में, और यहाँ पे 3 इंटू 40 120 जूल किस में जाएगी इंटरनल एनर्जी में। आगे समझ, ये इसमें बता दो अब कितना आएगा फर्स्ट में -160 वर्क डन बाय गैस और डेल्टा यू -240, यानी कि इसमें भी मोनोएटॉमिक दे रखा है तो 2:3 में डिवाइड होगी, तो यानी कि 400 जूल तो 2:3, तो इसको भी ऐसे करो 2x प्लस में 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5x, तो 5x की वैल्यू किसके इक्वल है 400 के, तो x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी आपके पास 80 के इक्वल, तो 80 यानी कि 160 और ये कितनी आ जाएगी आपके पास 240। माइनस में आएगा क्योंकि बाहर निकालिए, इंटरनल एनर्जी भी कम हुई होगी और वर्क डन बाय गैस पे वर्क हुआ होगा, तो माइनस का 160 जूल और ये क्या आ जाएगा आपके पास माइनस का 240 जूल। आगे समझ, जिसको डायरेक्ट सोच सकते हैं कि 2:3 में कैसे डिवाइड होगा तो वो डायरेक्ट सोच लो, अगर वो नहीं हो रहा तो आप इस पैटर्न से कर लिया करो, जो भी रेशियो होगा उसको 2x प्लस 3x इक्वल टू क्या कर दो उन दोनों का जो सम होगा, मान लो डायटोमिक दे दिया तो 2x प्लस 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7x। ठीक है, तो यहाँ से 5x की वैल्यू दे रखी है आपको 400, तो x की वैल्यू आ जाएगी 80। अब इसमें भी पुट कर दो और इसमें भी, तो वर्क डन बाय गैस भी आ जाएगा और दूसरा क्या जाएगा इंटरनल एनर्जी में कितनी कम हुई है या फिर सप्लाई की गई है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, टेकन आउट है तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी कम होगी। ये बता दो इसमें देखो सप्लाई और टेकन आउट नहीं लिख रखा बट प्लस माइनस लिख रखा है। प्लस का मतलब इंटरनल एनर्जी हीट एनर्जी सप्लाई की हो गई, माइनस लिख रहा है इतना मतलब बाहर निकाली हो गई। जरूरी नहीं है हमेशा सप्लाई लिखे या फिर उस केस में टेकन आउट लिखे। माइनस साइन लिख रखा है तो मतलब बाहर निकाली है, प्लस साइन है तो इसका मतलब सप्लाई की गई है। सेम ही नहीं है क्या क्वेश्चन? सेम है अच्छा, ये दे रखा है डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी इतनी बढ़ गई, ये बताना है वर्क डन बाय गैस कितना हुआ होगा और बाहर से सप्लाई कितनी की गई होगी। ये जहां तक मुझे लग रहा है फ्रैक्शन में आएगा, फ्रैक्शन में आ रहा है ना, यानी कि यहाँ पे 2:3 में डिवाइड होगा, वर्क डन बाय गैस में 2% एनर्जी और इंटरनल एनर्जी में 3, तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी में यानी कि वर्क डन बाय गैस जो होगा इससे कम ही आएगा। वर्क डन बाय गैस क्या होगा 200 से कम ही आएगा क्योंकि इंटरनल एनर्जी में ज़्यादा जाती है, वर्क डन बाय गैस में कम जाती है। तो 200 से अगर कोई ज़्यादा आंसर है वर्क डन बाय गैस में तो आप सीधा कट कर सकते हो उसको। ठीक है, 200 से अगर ज़्यादा है तो आप साफ साफ उसको कट कर सकते हो, वर्क डन बाय गैस इससे कम ही आएगा 200 से। ठीक है, तो यानी कि 2x प्लस में 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 5x। अब आपको 3x की वैल्यू दे रखी है 200 जूल, किसकी वैल्यू दे रखी है आपको 3x की, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 200, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 200 डिवाइड बाय में 3, तो यहाँ पुट कर दो 2 इंटू में 200 डिवाइड बाय में 3, तो कितनी आ जाएगी 400 डिवाइड बाय 3, तो इतनी तो किस में गई वर्क डन बाय गैस में। और 5x की वैल्यू 5 इंटू में 200 डिवाइड बाय 3, तो ये कितनी आ जाएगी 1000 डिवाइड बाय में 3, तो आपके पास इतनी सप्लाई की होगी, इतनी वर्क डन गैस ने वर्क कर दिया यानी कि 400 डिवाइड बाय 3 और Q की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1000 डिवाइड बाय 3, या फिर इन दोनों को ऐड कर दो 200 प्लस 400 बाय 3। आगे समझ, 2x है, 3x की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 200, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 200 बाई 3, तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स की वैल्यू पुट नहीं करोगे 200 बाई 3, तो 400 बाई 3 नहीं आएगी। आ गया समझ? श्योर? नीचे वाला और कर दो। इसमें आ जाएगी -400 बाई 3 और ये क्या आ जाएगी -1000 बाय में 3।
आगे समझ, इस पैटर्न को अपना लो आप, 2x + 3x = 5x। तो जो भी दे रखा होगा उसी को पुट कर दो। 3x क्या है यहाँ पे, डेल्टा U, 2x क्या है यहाँ पे, वर्क डन बाय गैस, 5x क्या है यहाँ पे, जो सप्लाई की गई होगी। माइनस में तो माइनस में पुट कर दो, प्लस में तो प्लस में। अगर डायटोमिक दे रखी है तो क्या बन जाएगी, 2x + 5x = क्या आ जाएगा, 7x, ये बन जाएगी। अगर पॉलीएटॉमिक दे रखी है तो 2x + 6x = क्या आ जाएगी, 8x के। तो यहाँ से निकाल सकते हो अगर रेशियो मन में डिवाइड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है, किसी को कोई डाउट? ये और कर दो। भैया देख, दूसरा तरीका भी और भी बता रही हूँ। अगर किसी को ये 2x + 3x वाला सही ना लगे तो ये भी कर सकता है। क्यू की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 700 जूल। 284 क्यू की वैल्यू 700 जूल। वैसे तो सीधा पता चल रहा है 200 और 500 होगा, सीधा होगा 200 500। अब इतनी है तो ये किस में जाएगी, 2:3 में। इन दोनों का सम करके 700 से डिवाइड कर दो। सॉरी, डायटोमिक दे रखी है, यानी कि 2 किस में आ जाएगी, 2 किस में जाएगी, 2:5 में। इन दोनों को प्लस करके इससे डिवाइड कर दो आप, कितनी आ जाएगी आपके पास, 100। तो यानी कि उसका डबल कर दो, 200 तो इसमें जाएगी वर्क डन बाय गैस में, और उसका 5 गुना कर दो, वो किस में जाएगी, इसमें। 5 इन दोनों का रेशियो 7 आएगा। इस 7 को इस 700 से डिवाइड कर दो, 700 / 7 कितना आ गया, 100 जूल। तो इसको 2 से भी मल्टीप्लाई कर दो और 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 200 किस में चलेगी, वर्क डन बाय गैस में, और 500 किस में चलेगी, इंटरनल एनर्जी में। इसमें कितना है, 350 है तो 150, यानी कि इसमें जाएगा आपके पास 100 जूल वर्क डन बाय गैस में, और 250 इंटरनल एनर्जी में। आगे समझिए, फॉर्मूले से करने की कोशिश मत करना, टाइम लग जाएगा। सीधा अगर दे रखा है तो इस केस में रेशियो डिवाइड कर लेना। हमेशा वर्क डन बाय गैस से इनका रेशियो क्या होगा, 2:F, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होना चाहिए, एटोमिसिटी पता होनी चाहिए आपको। किसी को कोई डाउट? देखो, एडियाबैटिक प्रोसेस में ये जो कंटेनर यानी कि लिया जाता है, ये क्या लिया जाता है, परफेक्ट इंसुलेटर लिया जाता है, यानी कि थर्मो को लगा दी, ना हीट एनर्जी जा सकती ना इससे बाहर निकल सकती। नो हीट इंटरेक्शन बिटवीन सराउंडिंग एंड सिस्टम, कोई भी हीट इंटरेक्शन नहीं होगा सिस्टम का सराउंडिंग का और सराउंडिंग से सिस्टम का। ठीक है, यानी कि इसलिए क्या दिखाया गया है कि थर्मल परफेक्ट इंसुलेटर बनाया गया है। इस केस में देखो, नो हीट इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो वर्क डन बाय गैस इज इक्वल टू डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। जितना भी गैस वर्क करेगी, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल में मतलब ऐसा डिफरेंस होना तो नहीं चाहिए। किसमें, एडियाबैटिक में और आइसोथर्मल में, उसमें तो आप हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे थे, इसमें आप सप्लाई नहीं कर रहे, बस इंटरनल एनर्जी कम ज्यादा तो हो ही सकती है। एक्चुअली टेंपरेचर भी तो नहीं राइज कर रहा ना किसमें, इसमें एरिया। आप पिस्टन को यहाँ से लाओ, ये लो, काइंड ऑफ कंप्रेस करते हैं तो इंटरनल एनर्जी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती। मैंने बताया था कि अगर कंप्रेस करोगे तो स्पीड बढ़ेगी। टेम्परेचर मतलब क्या, स्पीड है, स्पीड बढ़ेगी यानी कि इंटरनल एनर्जी क्या होगी, अंदर की बढ़ गई। या फिर इसको आपने एक्सपेंड कर दिया तो वॉल्यूम बढ़ गया, तो यानी कि इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। गैस जो वर्क करेगी यहाँ से यहाँ तक आया कैसे, इसमें बोल इंसुलेटेड होती है ना। हाँ, आप हीट एनर्जी ना सप्लाई कर सकते ना ले सकते। आइसोथर्मल प्रोसेस में तो आप क्या कर रहे हो, उसमें भी प्रेशर क्या हो रहा होता है, कम ज्यादा हो रहा है, बट यहाँ पे प्रेशर के कम ज्यादा होने का रेट ज्यादा है। वॉल्यूम इस केस में ये प्रोसेस क्या होगा, वॉल्यूम एकदम से ज्यादा बढ़ जाता है। इसमें वहां पे लोग आइसोथर्मल में P इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है V के। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या है, P इनवर्सली प्रोपोर्शन टू V, बट यहाँ पे P इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है V की पावर गामा।
P इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा V की पावर गामा। यहाँ पे जो रेट होगा वॉल्यूम जितना ज़्यादा है कि P की V की पावर भी होगी कुछ, तो यहाँ पे इफेक्ट जो पड़ेगा प्रेशर कम होने पे वो ज़्यादा पड़ेगा एज कम्पेयर टू आइसोथर्मल प्रोसेस के। यहाँ पे हमें कोई लेना देना नहीं है टेम्परेचर कांस्टेंट रहे या ना रहे, वहाँ पे तो हमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ रहा था, तो इसलिए हीट एनर्जी सप्लाई करके या फिर निकाल के ही हम उसको टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते थे। यहाँ कोई कंडीशन नहीं है कि टेम्परेचर को आपको कांस्टेंट रखना है, इसमें कोई चीज कांस्टेंट नहीं। इसमें आपको बस हीट एनर्जी जो है वो बाहर अंदर से बाहर नहीं आनी चाहिए, अंदर से, यानी कि इसकी कोई इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए हीट एनर्जी का। क्या ये पूछ लिया जाता है कि किस प्रोसेस में हीट सप्लाई या नहीं की जाती है, बाहर नहीं निकाली जाती, तो वो एडियाबैटिक प्रोसेस ही है, ना तो इसमें दी जाती ना निकाली जाती। फिर भी इसमें दो होते हैं, एडियाबैटिक एक्सपेंशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो फिर किस तरीके से पिस्टन यहाँ से यहाँ तक आ कैसे गया, तो उस केस में क्या करते हैं कि बाहर का जो प्रेशर है वो कम करते हैं, बाहर का प्रेशर क्या कर दो, कम कर दो, अंदर का प्रेशर क्या हो गया ज़्यादा, तो पिस्टन यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो जाता है। जैसे वैक्यूम क्लीनर होता है तो वो चीज़ों को अंदर से बाहर से अंदर खींचता है, तो सेम यहाँ पे वही सिचुएशन होगी, बाहर का प्रेशर तो क्या कर दो, कम कर दो, और अंदर का प्रेशर ज़्यादा रहेगा। फिर बाहर का तो आपने क्या कर दो, मान लो एक रूम मिल लो, इसकी सारी हवा निकाल दो, क्या कर दो, इसकी सारी हवा निकाल दो, तो उस केस में क्या बन गया, और ये जो कंटेनर है यानी कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम उसके अंदर रखा हुआ है, तो बाहर का प्रेशर कम हो गया, अंदर तो है गैस जो है तो अंदर प्रेशर है, और बाहर का प्रेशर आपने क्या कर दिया, बिल्कुल वैक्यूम क्रिएट कर दिया। तो जैसे यानी कि तो इस केस में ये क्या बन जाएगी, बाहर का प्रेशर कम अंदर का ज़्यादा, तो पिस्टन यहाँ से यहाँ तक मूव कर जाएगा। थर्मोकोल कोई काम थर्मोकोल इसलिए लगाई गई है ताकि हीट एनर्जी यहाँ से यहाँ तक ना जा सके। प्रेशर को नहीं करेगी, किसको, प्रेशर, तो फिर ये पिस्टन यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा तो प्रेशर तो कम होगा ही, वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर तो कम होगा ही। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो पहले तो इतने से वॉल्यूम में ये प्रेशर यानी कि दीवारों को टक्कर मार रहे थे, अब वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो यानी कि घूमने को स्पेस ज़्यादा मिल गया, तो प्रेशर जो है वो और कम हो जाएगा। यहाँ पे प्रेशर आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में यही फर्क है कि वहाँ पे भी प्रेशर डिक्रीज होता है, बट यहाँ पे जो डिक्रीज होने का रेट है वो ज़्यादा है, वॉल्यूम के बढ़ने से, हल्के से बढ़ने से प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे तो साहब P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V था, यहाँ पे है P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V की पावर गामा, यानी कि V की पावर भी कुछ होगी। समझ में आ गया, तो यानी कि इस केस में वॉल्यूम अगर इस केस में बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेशर क्या होगा इस केस में, कम होगा, दोनों में ही कम हो रहा है, बट इसमें V की पावर गामा के रेट से कम हो रहा है। तो यानी कि इस केस में यहाँ ये पिस्टन यहाँ से यहाँ तक आया क्यों, ये समझ आ गया, बाहर का प्रेशर क्या कर दो, कम कर दो अंदर के प्रेशर से, तो पिस्टन क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। समझ में आ गया। इसमें क्या कर दिया, इसमें यानी कि नो हीट इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, वर्क डन बाय गैस जो होगा, जितना गैस इस पे वर्क करेगी, पिस्टन जब यहाँ से आता है तो गैस ने क्या करा होगा, वर्क करा होगा, तो जब गैस ने वर्क करा तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, गैस ने कुछ वर्क करा है, तो मैंने बताया था कि जितना गैस वर्क करेगी, क्योंकि बाहर से तो सप्लाई कर ही नहीं रहे, तो वो जितना गैस वर्क करेगी उसके बदले में इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यानी कि जितना मान लो 100 जूल का गैस ने वर्क करा है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 100 जूल कम हो जाएगी, और इंटरनल एनर्जी कम होगी इसका मतलब टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया, तो मॉलिक्यूल्स की स्पीड भी क्या होगी, कम होगी, प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। तो यानी कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस क्या हो जाएगी, डिक्रीज, टेम्परेचर ऑफ द गैस भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, प्रेशर ऑफ द गैस भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। यहाँ पे प्रेशर जो है वो दो तरीके से, एक टेम्परेचर भी कम हो रहा है तो मॉलिक्यूल्स की स्पीड भी कम हो रही है, और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी कम हो रहा है, तो यानी कि प्रेशर कुछ ज्यादा ही कम हो जाता है यहाँ पे। समझ में आ गया, प्रेशर कुछ ज्यादा ही कम होगा, एक तो टेम्परेचर भी कम हो गया, टेम्परेचर के कम होने से मॉलिक्यूल्स की स्पीड भी कम, पहले मान लो इतनी जोर से मारी थी, अब ऐसे ऐसे मारेंगी टक्कर। जैसे मैंने आपको बताया गया था कि अगर टेम्परेचर हम क्या कर देते हैं, मैंने एक एनिमेशन दिया था जिसमें टेम्परेचर हमने 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो बिल्कुल स्पीड क्या हो गई थी उनकी, ना के बराबर हो गई थी। तो यानी कि टेम्परेचर हमने घटाया था, रूम टेम्परेचर पे स्पीड नॉर्मल थी, टेम्परेचर जैसे जैसे कम करते जाओगे स्पीड, मॉलिक्यूल की स्पीड क्या हो जाती है, कम होती जाती है। तो यानी कि टेम्परेचर कम होगा तो स्पीड कम होगी, तो दीवारों पे टक्कर जो मारेंगे वो धीरे धीरे, यानी कि प्रेशर कम हो गया, और दूसरा वॉल्यूम भी बढ़ गया। तो यानी कि प्रेशर दो तरीके से कम हुआ यहाँ पे, तो कुछ ज्यादा ही कम हो जाता है। आइसोथर्मल में तो एक ही तरीके से कम होता है, वॉल्यूम के बढ़ने से बस, और यहाँ पे दो तरीके से हो रहा है, एक तो वॉल्यूम के बढ़ने से भी और दूसरा टेम्परेचर कम होने से भी। समझ में आ गया।
तो यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एनर्जी ना तो दी जाती ना बाहर निकाली जाती। तो ये पिस्टन यहाँ से यहाँ तक मूव कैसे हुआ कि अंदर के प्रेशर के कंपैरिजन में बाहर का प्रेशर क्या कर दो, कम कर दो। तो पिस्टन अपने अब यहाँ से आ जाएगा, गैस क्या कर देगी, वर्क कर देगी। ठीक है, तो यानी कि जो जितना गैस वर्क करेगी वो सारी की सारी किस में चली जाएगी, इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी उसके बदले में कम हो जाएगी। ठीक है, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। प्रेशर कम, इंटरनल एनर्जी भी कम, टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या की जाती है कि इस केस में यहाँ तो बाहर का प्रेशर कम कर रहे थे, इसमें बाहर का प्रेशर ज्यादा कर दो, प्रेशर क्या कर दो, ज्यादा कर दो। तो ये क्या करेगी, पिस्टन यहाँ से यहाँ तक मूव करेगी। और जितना इस केस में जितना पिस्टन जब यहाँ से यहाँ तक मूव करेगी तो सराउंडिंग ने जितना इसके ऊपर वर्क करागा वो सारी की सारी किस में चलेगी, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। तो प्रेशर, वो एक प्रेशर इसमें बढ़ जाएगा, कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएगा क्योंकि वॉल्यूम भी कम हो गया, दूसरा अपने इंटरनल एनर्जी भी बढ़ गई, यानी कि स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल भी बढ़ गया, टेम्परेचर भी बढ़ गया। तो इस केस में प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज, इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। और दूसरा इस केस में यानी कि जितनी हीट इंटरेक्शन तो हो ही नहीं, तो इस केस में जितनी आप सराउंडिंग इसके ऊपर वर्क करेगी वो सारी की सारी किस में जाएगी, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। समझ में आया इन दोनों में क्या फर्क है। तो इसमें यहाँ से यहाँ तक आया, बाहर का प्रेशर कम कर दो इस तरीके से, इसमें यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हुआ तो बाहर का प्रेशर क्या कर दो, ज्यादा कर दो अंदर के प्रेशर से। तो ये क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ। इसमें गैस ने 100 जूल का किया तो इंटरनल एनर्जी 100 जूल कम हो जाएगी। मान लो पहले इंटरनल एनर्जी जो थी वो 500 जूल थी, तो इस केस में यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हुआ तो गैस ने 100 जूल का वर्क कर दिया, तो इंटरनल एनर्जी 500 से कितनी होगी, 400 होगी। इसमें मान लो बाहर से ये यहाँ से यहाँ तक गया तो सराउंडिंग ने 200 का जूल किया, तो पहले जितनी थी मान लो इंटरनल एनर्जी उसमें 200 जूल बढ़ जाएगी। तो जितना सराउंडिंग पे वर्क करेगी यानी कि जितना एजेंट वर्क करेगा वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में जाएगी बढ़ाने में, और इसमें जितना गैस वर्क करेगी उसके बदले में इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आगे समझ, कोई डाउट? यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एनर्जी का तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो इस केस में Q इक्वल टू क्या होता है, W प्लस डेल्टा U। तो ये तो जीरो ही है, ना दे रहे ना निकाल रहे, तो इसमें W इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा U के। W इक्वल टू क्या होगा, माइनस डेल्टा U। समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? अब इसमें देखो यानी कि इस केस में पहली बात तो नो हीट इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, कोई भी हीट इंटरेक्शन सिस्टम और सराउंडिंग के बीच होता ही नहीं है। और इस ऐसा अगर करना है तो हमें क्या चाहिए, परफेक्ट इंसुलेटर चाहिए। तो परफेक्ट इंसुलेटर वैसे जनरली होता नहीं, हल्की फुल्की तो सप्लाई होती है क्योंकि परफेक्ट इंसुलेटर नाम की चीज ही नहीं है। तो इसलिए इस केस में तो अचीव्ड बाय टेकिंग ए परफेक्ट इंसुलेटर ऑफ हीट, परफेक्ट इंसुलेटर लोगे तो ही ऐसा हो सकता है कि हीट इंटरेक्शन ना हो, वरना तो होगा ही होगा। फिर इस केस में पॉइजन फॉलो पॉइजन लो, ये ना तो बॉयल्स लो को फॉलो करता, ना चार्ल्स लो को, ना ये लो ऑफ प्रेशर को, एक अलग ही लो है पॉइजन्स लो। यानी कि इस केस में ये तीन है कि पीवी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, टीवी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और पीटी की पावर गामा बाय में 1 माइनस गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एक तो ये आ गया कि पी इनवर्सली प्रोपोर्शन टू वी था, इसकी पावर क्या लगा दो गामा, तो यह क्या आ जाएगा, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये आ गया। ये कहाँ से आया, एक इक्वेशन ये थी पीवी इक्वल टू एन आर टी, ये है एक इक्वेशन, ये होगी एक इक्वेशन ये है। तो ये टीवी की पावर गामा माइनस 1 है, तो इसमें से क्या कर दो, पी को एलिमिनेट कर दो, पी को क्या कर दो, एलिमिनेट। यहाँ से पी की वैल्यू निकाल के चाहे इसमें पुट कर दो, यहाँ से पी की वैल्यू निकाल के चाहे इसमें पुट कर दो, तो पी एलिमिनेट हो जाएगा, तो यही रिलेशन निकल के आएगा। ये इक्वेशन कहाँ से आती है, ये इन दो इक्वेशन से आती है। इसमें p को एलिमिनेट करना है आपको, तो p की वैल्यू चाहे यहाँ से 1 बाय गामा v की पावर गामा पुट कर दो इस इक्वेशन में, चाहे यहाँ से निकाल के p की वैल्यू nRT बाय v यहाँ पे पुट कर दो, तो इसे सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा tv की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और दूसरा ये pt की पावर, तो इस केस में क्या कर दो, v को एलिमिनेट कर दो, v की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ से निकाल के एक इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ से निकालोगे v की पावर गामा इक्वल टू कौन से, तो v की पावर गामा, तो इस केस में v को एलिमिनेट करना है तो 1 बाय p किस में पुट कर दोगे आप इसमें, तो ये इक्वेशन आ जाएगी pt की पावर गामा बाय में 1 माइनस गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये तो जनरली याद रह जाएगा कि p इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि इसके v की पावर गामा, क्योंकि p इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v होता है तो गामा लगाना है उसके ऊपर। दूसरा कि ये tv, ये ध्यान रखना कई बार ये होता है कि v t की पावर लगा देते हैं गामा माइनस 1, तो tv से याद रखना है इसको, tv की पावर है, tv की पावर है गामा माइनस 1, tv की पावर क्या हो जाएगी गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दूसरा pt,
पीटी के पास आएगा 1, पीटीआई टीचर जैसे होता है पीटीआई टीचर, तो इस केस में क्या ध्यान रखना है कि पीटीआई इसके पास आई है नीचे, ये कई बार ये होता है कि पीटी 1 माइनस गामा था या गामा माइनस 1 था, ये हो जाता है कि पीटी की पावर गामा बाय में 1 माइनस गामा था या गामा माइनस, ये सोचने ले जाते हैं, तो ये देखना सीधा पीटीआई तो यानी कि 1 माइनस गामा, तो पीटी की पावर गामा बाय में 1 माइनस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, वर्क डन बाय गैस किसके इक्वल आ जाएगा, चेंज यानी कि W इक्वल टू क्या था माइनस डेल्टा यू के, तो यानी कि माइनस साइन लगा दो, डेल्टा यू की वैल्यू हमने पढ़ी थी गामा के टर्म्स में एन आर डेल्टा टी बाय में गामा माइनस 1, तो यहाँ पे माइनस साइन लगा लो, एन आर डेल्टा टी यानी कि टी फाइनल माइनस टी इनिशियल डिवाइड बाय में गामा माइनस 1, ये नोट कर लो आप, इसको रहने दो क्योंकि इसमें इनिशियल माइनस फाइनल लिख रखा है, तो यहाँ पे ये नोट कर लो कि W इक्वल टू माइनस डेल्टा यू के होगा और माइनस एन आर डेल्टा टी बाय में गामा माइनस 1, तो एन आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल और डिवाइड बाय में क्या आएगा गामा माइनस 1, फाइनल माइनस इनिशियल ही करना है और गामा माइनस 1 नहीं करना है और आगे माइनस साइन रखना है। ठीक है, तो इस केस में अगर एक्सपेंशन हुआ तो फाइनल टेम्परेचर कम होगा, इनिशियल क्या होगा ज़्यादा होगा, फाइनल कम होगा इनिशियल ज़्यादा होगा, तो एक माइनस साइन यहाँ से क्रिएट होगा कि नहीं जब एक्सपेंशन होगा, तो जब एडियाबैटिक एक्सपेंशन के केस में बता रही हूँ मैं कि जो फाइनल टेम्परेचर कम होगा इनिशियल ज़्यादा होगा, तो यहाँ से एक माइनस साइन क्रिएट हो गया आएगा और एक आ गया है, तो ओवरऑल क्या आ जाएगी प्लस, तो यानी कि गैस ने पॉजिटिव वर्क करा होगा, गैस वर्क डन बाय गैस हुआ होगा यहाँ पे। ठीक है, जब एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा होगा तो फाइनल ज़्यादा होगा इनिशियल कम होगा, तो यहाँ पे ओवरऑल पॉजिटिव आएगा, एक आगे माइनस साइन है, इसका मतलब वर्क डन बाय गैस पे वर्क हुआ होगा, तो इसलिए एक ही याद रख लो, क्योंकि कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज आते हैं कि इनिशियल माइनस फाइनल करें या फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल माइनस फाइनल करोगे तो गामा माइनस 1 लिखना पड़ेगा आपको, आगे माइनस साइन नहीं लगा रखा फिर इसने। ठीक है, क्योंकि इस केस में माइनस साइन नहीं लगाते हो आगे, तो फिर ऐसे याद रखना कि एन आर टी इनिशियल माइनस टी फाइनल डिवाइड बाय में गामा माइनस 1, और अगर यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो आपको फिर ऐसा करना पड़ेगा एन आर फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय में 1 माइनस गामा, ऐसा करना पड़ता है, माइनस साइन लगा, फिर यहाँ पे गामा की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है ना, यहाँ से क्रिएट होके आ जाएगा वो माइनस साइन। देखो बताती हूँ कैसे, सीधा ऐसे नहीं कर सकते क्या मैम, सुनो माइनस एन आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल बाय में, माइनस करके तो कर सकते हो, अब मैं यही कह रही हूँ कि आप माइनस एन आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल डिवाइड बाय में गामा माइनस 1, आप यही याद रखो, मैं ये कह रही हूँ, क्योंकि इस केस में कई बार यहाँ पे जो लिखा आप सोच रहे हो कि यहाँ तो माइनस साइन है नहीं, तो ये कैसे, यहाँ पे ऐसे लिखा होगा कि इनिशियल माइनस फाइनल लिख रखा है, क्या लिख रखा है यहाँ पे इनिशियल माइनस फाइनल और नीचे क्या है गामा माइनस 1, अगर आप इसी को ऐसे लिखो कि आगे माइनस साइन नहीं लगा रहे, फिर आप लिख रहे हो टी एन आर टी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल डिवाइड बाय में क्या आएगा, फिर 1 माइनस गामा लिखना पड़ेगा, ऑटोमेटिक माइनस साइन निकल के आ जाएगा फिर आपके पास फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो, क्योंकि गामा की वैल्यू जो है वो किससे बड़ी नहीं होती, 1 से बड़ी होती है हमेशा, गामा की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो 1 माइनस में से बड़ी चीज घटाओगे तो क्या आएगा माइनस साइन आएगा, और वो माइनस साइन की इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि गैस पे वर्क हो रहा है, तो इसीलिए आप यही फॉर्मूला याद रखो, बस इसके झंझट में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि 1 माइनस गामा या गामा माइनस 1 है, तो यही रखो कि माइनस साइन लगा दो एन आर डेल्टा टी की यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय में गामा माइनस 1, क्योंकि आपको ये तो याद ही रहेगा कि W इक्वल टू हीट एनर्जी सप्लाई नहीं करते तो Q 0 होगा, तो W किसके इक्वल आ जाएगा माइनस डेल्टा यू के, और डेल्टा यू की वैल्यू पता है एन आर डेल्टा टी बाय में गामा माइनस 1, और डेल्टा टी हमेशा ही हम क्या लिखते हैं माइंड में सेट होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसलिए सीधा फाइनल माइनस इनिशियल करना है। ठीक है, तो अगर इस केस में फिर कैसे पता लगेगा गैस ने वर्क करा है कि एक गैस पे वर्क हुआ है, तो इसमें जब कंप्रेशन हो रहा एक्सपेंशन हो रहा होगा तो फाइनल टेम्परेचर कम होगा इनिशियल ज़्यादा होगा, तो यानी कि यहाँ से एक माइनस साइन आ जाएगा और एक माइनस साइन है तो ओवरऑल क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो यानी कि गैस ने वर्क करा होगा। दूसरा जब कंप्रेशन हो रहा होगा फाइनल ज़्यादा होगा इनिशियल कम होगा, तो यहाँ पे क्या आंसर किसका आएगा माइनस में आएगा, यानी कि गैस पे वर्क हुआ होगा। आगे समझ, किसी को कोई डाउट इसमें, यानी कि ये तीनों याद होना चाहिए अभी, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट,
जब आपको प्रेशर वॉल्यूम दे के टेम्परेचर कांस्टेंट रख के देख रहा है तो पहली इक्वेशन लगा दो। जब आपको प्रेशर कांस्टेंट दे के कर रहा है तो टीवी की पावर गामा -1 लगा दो। जब मैं ये पूछेगी पॉइजन्स लॉ भी 3 प्रकार के, पीवी में रिलेशन, टीवी में रिलेशन और दूसरा पीटी में रिलेशन। ठीक है, तो कब कौन सा लगेगा? जब प्रेशर टेम्परेचर दे रखा हो तो थर्ड लगेगा, टेम्परेचर वॉल्यूम दे रखा हो सेकंड, प्रेशर वॉल्यूम दे रखा हो तो फर्स्ट। तो यानी कि ये ना तो बोल्स लॉ को फॉलो करता है, ना चार्ल्स लॉ को, ना ये लो प्रेशर को, एक अलग ही लॉ है पॉइजन्स लॉ को फॉलो करता है, जिसमें यानी कि 3 बातें हैं, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, टीवी की पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट, और फोर्थ है पीटी की पावर गामा वाई में 1 माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट। वो पॉइजन्स रेशियो तो वहाँ पे होता है जो प्रॉपर्टी जो मैटर में हम पढ़ते हैं इलास्टिसिटी में, पॉइजन रेशियो। गामा एडियाबैटिक कांस्टेंट है, एफ गामा इक्वल टू एफ प्लस 2 बाई एफ एडियाबैटिक कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू तो आपको पता होगी, डायटोमिक मोनोटोमिक देगा तभी आप कर सकते हो, वरना तो कर ही नहीं सकते। एडियाबैटिक प्रोसेस के कोई भी क्वेश्चन जरूर देगा कि कौन सा प्रोसेस है, एडियाबैटिक है कि सॉरी मोनोटोमिक है कि डायटोमिक है, कौन सा इसमें गैस ले रखी है, तो तभी आप गामा निकाल सकते हो। गामा इक्वल टू होता है एफ प्लस 2 बाई एफ, एफ यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कर दो, क्या आ जाएगी? -200। यानी कि फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, गैस ने वर्क करा है तो यानी कि ये क्या हो जाएगी? इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, कितनी? -200 जूल। यानी कि -1 की इस बात को रिप्रेजेंट करेगी कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो गई। दूसरा इसमें डेल्टा यू दे रखा 400 जूल, तो ब्रेकडाउन बाय गैस क्या हो जाएगा? -400 जूल आएगा, क्योंकि गैस पे वर्क हुआ होगा। गैस पे क्या हुआ होगा? वर्क। अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो इसका मतलब सराउंडिंग ने वर्क करा है, तो वर्क डन बाय गैस -400 हो जाएगा। अगर इंटरनल एनर्जी कम हुई इसका मतलब गैस ने वर्क करा है। ठीक है, इसमें बता दो। वर्क डन होगा 1200 आवर, 1200 आवर, और इसमें वर्क डन होगा -500 आवर। यानी कि इसमें क्या लगा दोगे आप? वर्क डन बाय गैस माइनस एन आर, एन की वैल्यू दे रखी है आपको 4 इंटू आर एन आर डेल्टा टी, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि कितना आ जाएगा? फाइनल 200 माइनस 400 डिवाइड बाय में गामा -1। गामा इसमें क्या जाएगा? मोनोटोमिक दे रखी है, मोनोटोमिक का गामा क्या? 5/3 -1। क्या करोगे? 5/3 -1 तो आ जाएगा 2/3, तो -4 आर इंटू में माइनस का 200 डिवाइड बाय में 2/3, तो यह आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 800 आर इंटू में क्या आ जाएगा? 3/2 यानी कि 400, तो कितना आ जाएगा? 1200 आर। कितना आ जाएगा? 1200 आर। समझ में आए? अब इसमें नंबर ऑफ वर्क डन बाय गैस माइनस एन की वैल्यू 2 आर डेल्टा टी फाइनल 400 माइनस 300 डिवाइड बाय में डायटोमिक दे रखा है, तो डायटोमिक के लिए कितनी हो जाएगी? 7/5, गामा की वैल्यू 7/5 -1, तो -2 आर इंटू में 100 डिवाइड बाय में 2/5, तो आ जाएगी माइनस का 200 आर इंटू में 5/2, तो आ जाएगी -500 आर, यानी कि वर्क डन बाय एजेंट, गैस पे वर्क हुआ है, इंटरनल एनर्जी बढ़ी है। इंटरनल एनर्जी क्या हुई होगी? इसमें पक्का इंक्रीज हुई होगी, और वो कितनी इंक्रीज हुई होगी? 500 जूल, 500 आर। यानी कि वर्क डन बाय गैस तो क्या होगा? -500 आर, और इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? +500 आर। गैस पर वर्क, तो गैस पे वर्क हुआ है तभी तो माइनस साइन आया, तो वो सारी की सारी किस में जाएगी? इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में, तो डेल्टा यू आ जाएगा 500 आर। आगे समझ? कोई डाउट किसी को? अब इसके ग्राफ देख लो। देखो ग्राफ में पीवी ग्राफ, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। इसमें पहले पी वर्सेस वी का ग्राफ बनाना है, पी वर्सेस वी का ग्राफ, तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वी के, क्या होगा? पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। अब मैंने बताओ जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है तो प्रेशर क्या होता है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन जब हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो एक्सपेंशन में वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। आइसोथर्मल एक्सपेंशन मतलब
खींच रहे हो पिस्टन, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज। तो यानी कि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर डिक्रीज होगा। इसका मतलब यहाँ पे जब वॉल्यूम इधर से इधर आएगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज ही हो रहा है। तो यानी कि ये ग्राफ अगर आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात करें तो एरो ऐसे आ जाएगी, आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात करें तो एरो ऐसे आ जाएगी, और आइसोथर्मल कंप्रेशन की बात करें तो एरो ऊपर आ जाएगी। देखो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो Y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X होता है तो ग्राफ कर्व भी बनता है, ऐसे ही बनेगा, मानते हो इस बात को। अब इस केस में ऐसे ग्राफ बना हुआ है तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन भी हो सकता है, आइसोथर्मल कंप्रेशन भी हो सकता है। तो जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा तो मान लो इनिशियल वॉल्यूम V था, V1 था, प्रेशर क्या था, P1, और जब फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, V2, प्रेशर क्या हो जाएगा, P2। ठीक है, तो इस केस में P2 जो होगा वो लेस देन P1 होगा, P2 लेस देन P1 होगा कि नहीं, हाँ होगा, और V2 क्या होगा, ग्रेटर देन V1 V1 होगा। तो यहाँ पे यानी कि V2 और V1 ड्रॉ कर रखे, मान लो इसको आपने V1 ड्रॉ कर लिया, इसको क्या कर लिया V2, ये क्या हो गया P1 और ये क्या हो गया P2। तो जब वॉल्यूम V1 से V2 आएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। इस केस में वैसे सही लिख रखा है इन्होंने इसी हिसाब से। तो देखो कैसे, जब वॉल्यूम जो है वो क्या हो रहा है आपके पास, बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या हो गया, पहले जो था उसके कंपैरिजन में क्या हो गया, डिक्रीज। वो तो साइन आप कुछ भी रख लो, यहाँ P1 लिख लो या P2, जो आपने इनिशियल फाइनल मानने हैं उस हिसाब से रख सकते हो। तो यानी कि पहले जो प्रेशर था, जब वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर क्या हो गया, कम। तो यानी कि ऐसे अगर एरो लगाओगे तो वो किसका होगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन का। आपने एरो ऐसे लगा दी ऊपर की तरफ तो वो क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन का, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस केस में कहीं पे आपने देख लिया कि एरो लगा रखा, ग्राफ यही रहेगा, ग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो चाहे वो आइसोथर्मल कंप्रेशन हो। अगर आइसोथर्मल एक्सपेंशन आप तो देख लो वॉल्यूम के साथ प्रेशर घटेगा तो एरो नीचे की तरफ आ जाएगी, जब आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा तो एरो ऊपर की तरफ आ जाएगी। समझ में आ गया, कोई डाउट? अब इसमें ये तो P वर्सेस V का ग्राफ समझ आ गया। अब इसका स्लोप जो होगा वो क्या कर दो, दिस अपॉन दिस, और आगे माइनस साइन लगा दो, क्या आ जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस P/V। क्योंकि देखो इस केस में एक बढ़ेगा एक घटेगा तो आगे क्या लगा दो, माइनस P/V, तो ऐसे ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, तो स्लोप क्या होगा इसका, माइनस P/, माइनस साइन लगा दो, दिस अपॉन दिस। हमेशा क्या करोगे, दिस अपॉन दिस, जो यहाँ पे y एक्सिस में लिखा है जो x एक्सिस में लिखा है वो कर दोगे तो P/V। स्लोप यही होता है, dP/dV कोई बोलोगे स्लोप और उसकी वैल्यू क्या होगी, P/V होगी। अब इसमें देखो VT ग्राफ, VT यानी कि टेम्परेचर तो कांस्टेंट, स्लोप y/x होगा ना, क्या कह रहे हो, मतलब y एक्सिस बाय, हाँ y एक्सिस तो दिस अपॉन दिस, ये y एक्सिस ही होगा, P/V तभी तो बोला है दिस अपॉन दिस, जो y एक्सिस पे लिखा है जो x एक्सिस पे लिखा है। अब इसमें VT ग्राफ है, वॉल्यूम क्या रहेगा, टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट, तो यानी कि टेम्परेचर तो एक ही रखना है। अब आपने ग्राफ ऐसे बना दिया या फिर आपने ग्राफ ऐसे बना दिया तो टेम्परेचर घटे बढ़ेगा, तो इसका मतलब वो ग्राफ जो बनेगा वो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन होगी बस, तभी टेम्परेचर कांस्टेंट रह सकता है, तभी क्या रह सकता है इसमें, टेम्परेचर कांस्टेंट। आप सोचो ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए तो टेम्परेचर तो बढ़ गया, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया इस केस में, तो समझ रहे हो। तो इस केस में यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है और वॉल्यूम क्या करोगे आप, बढ़ाओगे घटाओगे, तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रहता है। तो यानी कि जब यहाँ से यहाँ तक जाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो ग्राफ क्या बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। एक्सपेंशन है तो इस केस में क्या आ जाएगा आपके पास, ऊपर की तरफ, और कंप्रेशन है तो नीचे की तरफ। आगे सुनो, और वर्टिकल लाइन का स्लोप इनफाइनाइट होता है। वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है, इनफाइनाइट, क्योंकि स्लोप ऐसे यानी कि जिसके चढ़ना उतना ही जितना मुश्किल, जैसे पहाड़ों पे आप चढ़ते हो तो स्लोप बढ़ता जाता है, तो अगर एक दीवार है तो उस पर चढ़ा ही नहीं जाएगा तो स्लोप क्या जाएगा उसका, इनफाइनाइट हो जाता है। तो वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होगा, हमेशा इनफाइनाइट होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप जीरो होता है, हमेशा चलना उतना ही आसान है, तो स्लोप क्या हो जाएगा उसका, जीरो। तो यानी कि इसमें स्लोप क्या आ जाएगा, यानी कि dV/dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। ठीक है, इस केस में P वर्सेस T, टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रखना है, यहाँ पे V1 V2 लिखा था, यहाँ पे P1 P2 लिख दो, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, इसका स्लोप भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटी। कोई डाउट?
यानी कि आइसोथर्मल के तीनों ग्राफ समझ आ गए, पीवी ग्राफ, वीटी ग्राफ और पीटी ग्राफ। पीवी ग्राफ तो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो ऐसे कर्व बन जाएगा। वीटी ग्राफ ये भी क्या बनेगा, वर्टिकल लाइन, और पीटी ग्राफ में भी क्या होगा, वर्टिकल लाइन। स्लोप दोनों का इनफाइनाइट, इसका क्या हो जाएगा -p/v। एनी डाउट? देखो ग्राफ ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है। वॉल्यूम क्या रखना है आपको, कांस्टेंट। तो पीवी ग्राफ तो क्या बनेगा, वर्टिकल लाइन ही बनेगी। स्लोप क्या होगा, इनफाइनाइट, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है आपको। वॉल्यूम क्या रखना है, कांस्टेंट। यहाँ पे अगर यहाँ v लिख दिया, यहाँ p लिख दिया, तो फिर कैसे बनेगा ग्राफ। यहाँ v लिख दिया और यहाँ p लिख दिया, फिर कैसे बनेगा ग्राफ, हॉरिजॉन्टल बन जाएगा, ऐसे हॉरिजॉन्टल बन जाएगा। ठीक है, स्लोप 0 हो जाएगा उसका। तो यानी तो इस केस में पीवी ग्राफ क्या हो जाएगा, वर्टिकल लाइन हो जाएगी। स्लोप क्या हो जाएगा इसका, इनफाइनाइट, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रखना आइसोकोरिक प्रोसेस है। वीटी ग्राफ में क्या बन जाएगी, हॉरिजॉन्टल। वीटी ग्राफ में क्या बन जाएगी, हॉरिजॉन्टल। स्लोप क्या हो जाएगा इसका, 0। ये भी उल्टा हो सकता है, यहाँ टी लिख दिया, यहाँ लिख दिया, टीवी का ग्राफ बनाओ तो लाइन ऐसे बन जाएगी, तो स्लोप इनफाइनाइट हो जाएगा। इस केस में पी तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी होता है इसमें, सॉरी पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, टी लो प्रेशर को फॉलो करता है, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यानी कि इस केस में ग्राफ जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। यहाँ से शुरू नहीं हो सकता क्योंकि 0 केल्विन टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ग्राफ ऐसे बन जाएगा। सेल्सियस में दें टेम्परेचर तो -273 -273 पॉसिबल थोड़ी ना है डिग्री सेल्सियस से। हाइपोथेटिकली ग्राफ तो ऐसे बनेगा ना, ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन यही बनेगा सेम। पीछे की तरफ तक एक्सटेंड होगा ना, मतलब यहाँ से फिर भी टच नहीं करेगा, थर्ड में कैसे आएगा, जो भी है समझिए। आप समझ गए जो भी, आप सोने मैं नहीं समझी, बट पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ क्या बन जाएगा इस केस में, ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो इसमें P1 P2 स्टार्टिंग में प्रेशर जो है कुछ ना कुछ होगा, कभी भी 0 नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ से फिर वैसे भी शुरुआत नहीं कर सकते कि प्रेशर यहाँ पे, तो प्रेशर क्या होगा उसके कंपेरिजन में, तो 0 ही होगा स्टार्टिंग में। वो तो हाइपोथेटिकल देने के लिए तो कुछ भी दे सकता है, प्रैक्टिकली यहाँ पे तो प्रैक्टिकल की बात हो रही है, देने के लिए तो ग्राफ कुछ भी दे सकता है जो कि होते नहीं है। ठीक है, तो पीवी ग्राफ तो हमने जब एक बार डन बाय गैस निकाला था, तो पीवी ग्राफ किस तरीके से दे रखे थे, तो पता नहीं उनमें कौन से क्या लो लगा रखे उन्होंने। ठीक है, तो हाइपोथेटिकली तो किसी तरीके से, थ्योरेटिकली जो है वो एक्सपेरिमेंटली तो ऐसे ही होंगे। ठीक है, तो पी टी ग्राफ क्या हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा। प्रेशर इस केस में वॉल्यूम तो कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट ही रहेगा। यानी कि वॉल्यूम जब बढ़ रहा है, प्रेशर सॉरी वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, तो जब एक्सपेंशन होगा तो उस केस में क्या होगा, हीट एनर्जी सप्लाई करोगे आप। एक्सपेंशन के केस में क्या होता है, हीट एनर्जी या तो हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं या हीट एनर्जी बाहर निकालते हैं। तो यानी कि हीट एनर्जी सप्लाई करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा, हीट एनर्जी सप्लाई करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा, हीट एनर्जी बाहर निकालोगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो इसमें भी ग्राफ ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी, एरो ही चेंज करनी है, ग्राफ ऐसे ही रहेगा, एरो चेंज करनी होती है बस। वो उसके हिसाब से आप देख लो इनिशियल फाइनल किस चीज़ को मान रखा है। तो उस केस में ये देखो कि एक्सपेंशन का पूछ रहा है तो हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब बाद वाला टेम्परेचर ज़्यादा होगा, बाद वाला प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब हीट एनर्जी निकाल रहे हैं तो इसका मतलब बाद वाला प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और इन बाद वाला टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ग्राफ एरो चेंज हो जाएगी ऐसे या फिर ऐसे। ठीक है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन में तो ऊपर की तरफ आएगी ना एरो। इस केस में बाद का प्रेशर क्या होगा, एक्सपेंशन सप्लाई कर रहे हो तो ऐसे ऊपर की तरफ ही आएगी, टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा और वॉल्यूम भी ज़्यादा। और इस केस में बाहर ले रहे हो तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, उस केस में कम हो जाएगा, तो इसलिए एरो नीचे की तरफ आ जाएगी। वो ये वाले जो कंपोनेंट है वो अपने इनिशियल फाइनल क्या मान रखे उस हिसाब से हो जाएगी। मान लो फिर ये T1 हो जाएगा, ये T2 हो जाएगा। ठीक है, वो उस हिसाब से देखा जाएगा कि किसको T1 T2 मान रखा है। ग्राफ ऐसे ही रहेगा, अगर आप एक्सपेंशन का अगर इसको मान रहे हो तो वो भी ग्राफ ऐसे ही आएगा। उस केस में क्या पता, उस केस में इसको तो क्या मान लो आप, फिर P2 मान लो, इनिशियली जो था वो क्या हो जाएगा, फिर P1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा T1 सॉरी T2, और ये आ जाएगा आपके पास T1। तो फिर एरो ऐसे बन जाएगी, इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर जो होगा, सॉरी T1 और T2 ही रखूंगा, टेम्परेचर के साथ प्रेशर कम हो रहा है ना। इस केस में हीट एनर्जी सप्लाई करोगे तो ऐसे ही होगा, बाद का टेम्परेचर ज़्यादा होगा।
तो ये एक्सपेंशन का हो गया, हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हो। हीट एनर्जी बाहर निकालोगे तो एरो ऐसे हो जाएगी, मतलब ये बाद का टेम्परेचर होगा, ये पहले का टेम्परेचर होगा। तो ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सही बनाया था उसके इसमें ऐसे ही बनेगा फिर वो, यानी कि यहाँ पे मान लो ये फाइनल T2 है, ये क्या आ जाएगा T1, और ये आ जाएगा P2, और ये क्या हो जाएगी P1। तो ऐसे बन जाएगा, बाद का प्रेशर कम, टेम्परेचर भी कम। ठीक है, ये किसका बन गया, आपने हीट एनर्जी बाहर निकाली है। वो अगर आप P1 P2 को फिक्स ही कर रहे हो कि P1 इनिशियल है, P2 फाइनल है, चाहे वो किसी में एक्सपेंशन हो चाहे वो कंप्रेशन हो, तो साइन T ये तो चेंज करोगे ही। इसका मतलब तो यहाँ पे तो P1 क्या हो गया, इनिशियल हो गया, P2 यहाँ पे क्या हो गया, फाइनल हो गया। तो इसके हिसाब से भी P1 इनिशियल है, P2 क्या होगा, या फाइनल होगा। समझ में आ गया। तो यानी कि बस एरो चेंज करनी है, ग्राफ यही रखना है, अपनी मर्जी से आप कुछ भी मान लो, उसमें गिवन है तो वही मान लेना, वरना अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो। ठीक है, इसका स्लोप हो जाएगा NR बाय में V नोड। स्लोप क्या हो जाएगा इसका, NR बाय में V नोड। अब देख लो PT ग्राफ है, PT ग्राफ है तो नीचे इस केस में किसका ग्राफ है, ये आइसोकोरिक प्रोसेस के। तो ये कंफ्यूजन आता है कि नीचे P नोड आएगा कि V नोड। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो NR बाय में V नोड आएगा। स्लोप क्या आएगा, NR बाय में V नोड। आइसोकोरिक प्रोसेस है तो स्लोप क्या आ जाएगा, NR बाय V नोड। ठीक है, n नंबर ऑफ मोल्स R क्या हो जाएगा, इसमें यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइड बाय में V नोड करना है, जो कहने की आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो ठीक है, ग्राफ एक बार कर लो। PV ग्राफ अगर दे रखा है तो क्या हो जाएगा, PV ग्राफ इस केस में प्रेशर क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, तो यानी कि ग्राफ ऐसे बन जाएगा। इस केस में वॉल्यूम VT ग्राफ है तो ऐसे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T होता है, इसमें क्या करोगे, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि पिछली वाली सेम आ जाएगी। तो स्लोप इसका तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, NR बाय P नोड हो जाएगा। उस केस में NR बाय V नोड था, इसमें क्या हो जाएगा, NR बाय P नोड। सेम इसमें प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो क्या बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल, तो स्लोप क्या हो जाएगा 0। यानी कि 3 PV VT और PT 3 ग्राफ ही ध्यान रखने आपको। ठीक है, एडियाबैटिक में देखो, इसमें P यानी कि इसमें तो कोई कांस्टेंट नहीं रहता एडियाबैटिक प्रोसेस में, तो PV ग्राफ तो ऐसे बन जाएगा क्योंकि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि V की पावर गामा के, तो इस तरीके से ग्राफ बन जाता है इसमें। ठीक है, अब स्लोप जैसे लिखोगे तो दिस अपॉन दिस, और इनटू में गामा और आगे माइनस साइन लगाना है। जो पावर में उसको तो आगे लिख लो, और फिर दिस अपॉन दिस कर दो, P बाय V कर दो, आगे माइनस साइन लगा दो। ठीक है, यानी कि y एक्सिस ये लिखना है, जो पावर में है ना वो तो क्या कर दोगे आगे, क्योंकि PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट था, तो पावर को तो क्या लिख दो, आगे लिख दो, माइनस साइन लगा दो और P बाय V लिख दो। ऐसे स्लोप याद रह जाएगा। ऐसे रट्टा मारोगे तो याद नहीं रहेगा, जो पावर में उसको आगे लिख दो, माइनस साइन लगा दो और P बाय V, y एक्सिस बाय x एक्सिस। y एक्सिस पे जो लिखा है वो और x एक्सिस पे लिखा है वो। दूसरा इसमें V बाय T, तो इसमें क्या था, T V की पावर गामा बाय में गामा -1 ये था, तो पावर को एज इट इज क्या रख लो, आगे रख लो इसमें, और V बाय T इसमें आगे कर लो, इसको ये कर लो गामा -1 V बाय T और आगे माइनस साइन लगा दो। इसके ऐसे क्यों बना? इसमें भी, इसमें जो T होगा इसके इसमें देखा जाता है क्योंकि इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं रहता, इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। हाँ, एक जनरली याद ही कर लो। इसका स्लोप इस पे लिख रखा है यहाँ पे, इसमें क्या हो जाएगा P बाई T इंटू में गामा माइनस में 1 माइनस गामा। ठीक है, स्लोप इस तरीके से याद रख लो आप इसको। याद करने का पावर जो आगे रख लो, माइनस साइन लगा दो, y एक्सिस बाय x एक्सिस कर दो। ठीक है, कल ये बुकलेट याद होनी चाहिए।